friends, my name is Suraj and I'm back with a new topic which is importance of cyber law. साइबर लॉ की क्या इम्पोर्टेंस है उससे पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि साइबर लॉ क्या होती है. Let's get started. साइबर लॉ ऐसा लॉ है, ब्रांच ऑफ लॉ है जो डील करता है लीगल इश्यूज रिलेटेड टू इंटरनेट वर्क इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, या फिर इसे हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो लॉ है जो गवर्न करती है कंप्यूटर एंड इंटरनेट को, उससे कहते हैं हम साइबर लॉ. हमें ये जानना होगा कि साइबर स्पेस में क्या कुछ आता है. साइबर स्पेस में कंप्यूटर्स आते हैं, नेटवर्क्स आता है, इंटरनेट्स आते हैं, यूएसबी डिस्क आता है, डाटा स्टोरेज डिवाइसेस आता है, ईमेल्स आते हैं, वेबसाइट आता है, एटीएम मशीन्स आते हैं, सेल फोन्स आते हैं. ये जितने भी टेक्नोलॉजीज है, जितने भी ये थिंग्स है, ऑब्जेक्ट्स है, ये सारे साइबर स्पेस में आते हैं. अब हम बात करते हैं कि साइबर लॉ क्यों बनाया गया है. अब साइबर लॉ हम इसलिए बनाया गया है कि जितने भी साइबर क्राइम्स हो रहे हैं, जितने टेक्नोलॉजी दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, ये सारे ऑर्गेनाइजेशन कंप्यूटर बेस्ड हो रहे हैं, ओरिएंटेड हो रहे हैं, तो इससे साइबर क्राइम्स भी बढ़ रहे हैं. तो इसे कल्केट करने के लिए, इन्हें रिड्यूस करने के लिए, मिनिमाइज़ करने के लिए, कम से कम हो, इसलिए हमने साइबर लॉ भी बनाया. साइबर क्राइम तीन चीज़ पे हो सकता है, या फिर गवर्नमेंट पे हो सकता है, साइबर क्राइम बेस्ड ऑन गवर्नमेंट, या फिर वो पर्टिकुलरली कोई प्रॉपर्टी पर हो सकता है, साइबर क्राइम बेस्ड ऑन प्रॉपर्टी, या फिर वो पर्टिकुलरली पर्सन पे हो सकता है, कोई भी इंडिविजुअल पे हो. साइबर लॉ है वो 4 पॉइंट्स पर बेस है, 4 पॉइंट को रिलेट करता है. जैसे साइबर क्राइम हो गया, और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हो गया, इलेक्ट्रॉनिक एंड डिजिटल सिग्नेचर्स हो गया, और डाटा प्रोटेक्शन एंड प्राइवेसी हो गया. पहले साइबर लॉ जो आया था वो आया था 2000 में, जो कि पास हुआ था 17 अक्टूबर 2000 में, जिसे हम बोलते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट ऑफ 2000. ये बेसिकली बेस्ड था साइबर क्राइम्स पे, और जितने भी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स है इंडिया में उस पर ज़्यादा बेस्ड था. और फिर 2008 में और इसे और एनहांस किया गया, और ये पास हुआ 2008 में, जो कि बेसिकली बेस्ड था, और जितने भी लीगल चैलेंजेस जो हम फेस करते हैं उस पर ज़्यादा बेस्ड था. देखना पड़ेगा कि साइबर क्राइम कितने टाइप्स के होते हैं. आइडेंटिटी थेफ्ट होता है, या साइबर टेररिज्म होता है, साइबर बुलिंग भी एक तरह से साइबर क्राइम है, हैकिंग हो गया, डिफेमेशन हो गया, कॉपीराइट हो गए, ट्रेड सीक्रेट्स हो गया, या जितने भी हरासमेंट एंड स्टॉकिंग हो गया, साइबर स्टॉकिंग को भी साइबर क्राइम माना जाता है. कि दुनिया में 21st सेंचुरी में अगर हम बात करें तो टेक्नोलॉजी या जितने भी कंप्यूटर ओरिएंटेड वर्क हो रहा है, तो हमें थोड़ा सा सावधान रहना पड़ेगा. हमें अपने डाटा प्राइवेसी को लेके, प्रोटेक्शन को लेके थोड़ा ज़्यादा ही सीरियस होना पड़ेगा. क्योंकि आजकल की दुनिया में हैकर्स हो गए या कार्डर्स हो गए, जितने भी क्रेडिट कार्ड्स की पिन चोरी कर रहे हैं, या डिटेल्स चोरी कर ऑनलाइन डार्क वेब पे, डार्क नेट पर बेच रहे हैं, तो इन सब से हमें बच के रहना पड़ेगा. तो इंडिया में तो इतना ज़्यादा मुझे नहीं लगता इतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, और सब कंट्री में तो इसके अलग ही इम्पोर्टेंस है और बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट भी है. और साइबर बुलिंग हो रहे हैं, ये भी इंडिया में इतना ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस नहीं है इस पर भी. और जो भी कॉपीराइट के इश्यूज़ हैं जितने भी रिलेटेड है, ये ट्रेड सीक्रेट्स है, जो भी पर्टिकुलरली ऑर्गेनाइजेशन सॉफ्टवेयर या टेक्नोलॉजी बना रही है, उसके जो भी मेन कंपोनेंट्स हैं, इन सब चीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए साइबर लॉ को अलग ही इसकी इम्पोर्टेंस है. हरास ना कर सके कोई, स्टॉक ना कर सके, साइबर स्टॉकिंग ये भी एक तरह से साइबर क्राइम है. साइबर लॉ को तो और भी ज़्यादा स्ट्रिक्ट होना चाहिए इंडिया में, और भी ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस होनी चाहिए, क्योंकि हर एक चीज़ टेक्नोलॉजी बेस्ड हो रही है, और फ्यूचर में भी नए नए टेक्नोलॉजीज आएंगे, तो लोग को तो डाटा अपना प्रोटेक्ट करना ही पड़ेगा, प्राइवेसी भी प्रोटेक्ट करना पड़ेगा. हमें और भी ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस होनी चाहिए. हम कॉल्स, स्पैम मैसेजेस या फ्रॉड कॉल्स जितने भी होते हैं, उन सब चीज़ों से बचने के लिए साइबर लॉ बनाया गया है. और जितने भी वायरस हो गए, ईमेल अब्यूज़ हो गया, ईमेल पे भी स्पैम ईमेल्स आते हैं, और जितने भी कंप्यूटर वैंडलिज्म हो गया, या जितने भी स्टीलिंग सीक्रेट्स हो गया, इंफॉर्मेशन या डाटा, वो सब साइबर क्राइम्स में आता है. ये सब चीज़ को कैसे प्रिवेंट करना चाहिए, साइबर लॉ तो है, प्रिवेंशन करना पड़ेगा ना पहले से. और जितने भी आप डाउनलोड्स करते हो इंटरनेट पे, वो आपको देखना पड़ेगा कि आप
जो मेन सोर्स से डाउनलोड कर रहे हो कि नहीं, जो ऑथराइज्ड सोर्स है वहाँ से आप डाउनलोड कर रहे हो कि नहीं, जितने भी प्ले स्टोर हो गया या ऐप स्टोर हो गया एप्पल में, तो वहाँ से आपको देखना पड़ेगा कि वो लीगली ऑथराइज्ड है, ऑथेंटिक है कि नहीं, वहाँ से आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। और जितने भी टेक्स्ट मैसेज आते हैं, स्पैम टेक्स्ट भी आते हैं कि अपने CVV नंबर बताओ, अपने क्रेडिट कार्ड्स के डिटेल्स बताओ, आपके ये लॉटरी लगे, तो वो भी बहुत सारे फ्रॉड कॉल्स होते हैं, मैसेज होते हैं, उन सब से भी बच के रहना पड़ेगा। नेट पर जो भी आप प्रोडक्ट खरीदते हो, जितने भी ई-कॉमर्स वेबसाइट है जैसे फ्लिपकार्ट हो गया, अमेज़ोन हो गया, तो यहाँ से आपको देखना पड़ेगा, फीडबैक्स आप देखते हो तो वहाँ पर आपको देखना पड़ेगा कि पर्टिकुलरली ऑथराइज है कि नहीं। जो फीडबैक में कभी कभी कुछ ज़्यादा ही अच्छा ही कर रहे होते हैं प्रोडक्ट का, पर वो प्रोडक्ट उतना अच्छा होता नहीं है, तो आपको वो भी देखना पड़ेगा, रेटिंग्स भी देखना पड़ेगा। पर्सनल इन्फॉर्मेशन रिक्वेस्ट होती है, जैसे मैंने आपको बताया, अगर आपने बैंकिंग में जो कोई भी आप ट्रांजैक्शन कर रहे हो तो वहाँ पर भी OTP आता है, तो आपको देखना पड़ेगा कि OTP आ रहा है कि नहीं, कहीं और वेबसाइट पे आपको नहीं ट्रांजैक्शन करना है। सोर्स जो है वेबसाइट, जो ओरिजिनल वेबसाइट है, वहाँ पर जाके आपको ट्रांजैक्शन करना है। और जब आप ट्रांजैक्शन कर रहे हो तो OTP भी आना चाहिए, और OTP के साथ आपको और कोई भी डिटेल्स नहीं देना पड़ता। और जो डाटा प्राइवेसी है वो एक बहुत ही ज़्यादा सीरियस चीज़ बन गई है, जो आपको लेके चलना ही पड़ेगा फ्यूचर में। अगर आपको जितने भी साइबर क्राइम से बचना है तो आपको तो प्रिवेंटिव मेजर्स तो लेने ही पड़ेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कीजिए, ज़्यादा शेयर कीजिए। वीडियो प्लेलिस्ट है आई बटन में आपको मिल जाएगा, जितने भी पुराने वीडियोस। फिर मिलता हूँ मैं आपसे अपनी अगली वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।